एबिसिक एसिड, एबिसिक एसिड। इसको शॉर्ट में ABA लिखते हैं। यह कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव होता है, यानी कि कैरोटीनॉइड का व्युत्पन्न होता है। इसको यानी कि ABA को तनाव हार्मोन भी कहते हैं। तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑक्सिन था, जिबरलिन था, साइटोकाइनिन था, अब इथाइलिन पढ़ेंगे। वो जो काम करते हैं उनके सारे उल्टे काम ये करता है। अगर कोई हार्मोन पुष्प लगा रहा है तो ये पुष्प हटा देगा, पत्ती आ रही है पत्ती को झाड़ देगा, परिपक्वन हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है, उसको कम कर देगा। यानी कि नालायक है, हम इसको बोलते हैं नालायक हार्मोन या तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन कई बार आ चुका है। ओके, अब आता है हमारे पास में कि कैसे मालूम पड़ा। ईगल्स और वेरिंग ने देखा कि बर्च की पत्तियों का रस, बर्च लीफ जूस अगर पौधों पर डाल दो तो वो सो जाते हैं, उनके अंदर प्रसुप्त अवस्था आ जाती है। आई बात समझ में? फिर ओहुमा और एडिकॉट ने इसे कॉटन फ्रूट से प्राप्त किया। कॉटन फ्रूट से प्राप्त किया, कर लिया। अब इसको उन्होंने एब्सिंथ 2 नाम दिया। ठीक। तीसरा कॉर्नफोर्थ, उन्होंने क्या किया, इसको एब्सिसिक एसिड नाम दिया। He gave the term एब्सिसिक एसिड। ओके, तो ये हिस्टोरिकल अकाउंट है। आप देखिए एक हार्मोन के पीछे कितने लोग जिंदगी भर पड़े रहे, तब जाके उनको उसकी वास्तविकता के बारे में मालूम पड़ा। तो हम एब्सिसिक एसिड ABA को देखें तो ये तनाव हार्मोन कहलाता है। जैसे कि मैंने कहा कि यह तनाव पैदा करता है, यानी कि ग्रोथ को कम करता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ABA इज ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर यानी कि वृद्धि संदमक होता है। हर काम उल्टे करता है, अपोजिट टू ऑल द अदर हार्मोन। ओके, अब जब पत्ती झड़ती है तो जैसे कि पहले मैंने बताया था कि यहां पर ऑक्सिन था, वो खत्म हो गया, और अब यहां पर कौन आ गया, जिबरलिक एसिड। तो इस जगह पर एक विलगन परत, यानी कि ऐसे अंदर ही अंदर वह गल जाती है। ये रही, इसको बोलते हैं एब्सिसिन लेयर। एब्सिसिन लेयर हिंदी में बोलते हैं विलगन परत। तो पत्ती जो भारी होती है ये वाली, ये नीचे झड़ जाती है और यहां से फिर यह टूट जाता है। ये ऐसा टूट जाएगा। तो ये रहा हमारे पास में ABA के बारे में। अब हम बात करेंगे इथाइलिन की। इथाइलिन जो है
वह गैसीय हार्मोन है या गैस हार्मोन है, जिसका सूत्र आप सभी को मालूम होगा, C2H4 होता है। ओके, अब ये इथाइलिन जो होती है इसका मेन फंक्शन क्या होता है? देखिए साहब, बहुत सारे लोग थे। एक था नेल्जुबो, उन्होंने कहा भाई ये गैसीय हार्मोन है। एक था गाल्टन एंड डेविड, उन्होंने इसको प्लांट हार्मोन कहा या ग्रोथ रेगुलेटर कहा। आ गया समझ? लेकिन एक व्यक्ति था डैनी, उन्होंने कहा कि यह फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, फल परिपक्वन में हेल्प करता है। ओके, अब फल क्यों परिपक्व होते हैं मैं बता चुका हूं आप लोगों को साइटोलॉजी में कि मिडिल लैमेला में जो कैल्शियम आयन के क्रॉस लिंक होते हैं इथाइलिन के कारण लूज पड़ जाते हैं, फल पिलपिला हो जाता है और वह अम्ल की जगह उसमें शर्करा आ जाती है, मीठा हो जाता है। तो यह फल परिपक्वन में सहायता करता है। और क्या फंक्शंस होते हैं इसकी? यह मूल रोम में वृद्धि करता है, यानी कि रूट हेयर में वृद्धि करता है। सही है। नंबर 2, कुकुम्बर में, खीरे में, कुकुम्बर के अंदर यह फीमेल फ्लावर्स को बढ़ाता है, मादा पुष्पों की संख्या को, फीमेल फ्लावर्स को बढ़ाता है। बात समझ आ गई? अब बात चलेगी कि और क्या करता है इथाइलिन। देखिए साहब, हमने कहा कि फल परिपक्व करता है, ठीक है, लेकिन जब कच्चा फल, अनराइप फ्रूट पकता है, राइपन्ड हो जाता है, तो उसमें C2H4 भूमिका अदा करती है। जब ये पकता है तो रेस्पिरेटरी रेट यानी कि श्वसन दर बढ़ जाती है। इस प्रभाव को हम लोग क्लीमैक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? क्लीमैक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग जो है कहते हैं। ओके, अब ये तो रही कहानी इथाइलिन की। इथाइलिन जो होती है उसका जो ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन आ गया, यह मिथियोनिन से होता है। मिथियोनिन, AUG, याद आया कुछ? इनिशिएटिंग कोडोन होता है ये। तो मिथियोनिन से जो है आपके इथाइलिन की उत्पत्ति होती है ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ मिथियोनिन। मिथियोनिन के टूटने पर हमको जो है C2H4 प्राप्त होता है। ओके, C2H4 जो होता है ये एपिकल हुक बनाने के अंदर भी काम में आता है। तो क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? पहले हार्मोन का नाम, हार्मोन के नाम का अर्थ देखो, फिर कुछ ऐतिहासिक घटनाएं उनको देखो, किसने निष्कर्षण किया, किसने नाम दिया, फिर उनके क्या कार्य होते हैं, और यदि कोई रोग होता है तो रोग को आप याद कर लो। ओके, जैसे कि इथाइलिन जो होती है यह स्लीप डिसीज में भी पैदा रोल करती है, यानी कि पुष्प जो होता है वो कुमकुमला जाता है, संघनित हो जाता है। ओके,
एक बात रह गई थी कि सिंथेटिक ग्रोथ इनहिबिटर की बात कर रहा हूं। सिंथेटिक ग्रोथ इनहिबिटर का मतलब होता है संश्लेषी वृद्धि संदमक। संश्लेषी वृद्धि संदमक हमने ABA पढ़ा था, वो तो पौधों के अंदर होता ही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वृद्धि संदमक भी होने चाहिए तो मानव ने बना लिए, और मानव निर्मित उन हार्मोनों को हम लोग सिंथेटिक ग्रोथ इनहिबिटर यानी कि संश्लेषी वृद्धि संदमक कहते हैं। ओके, अब इनमें से एक होता है सिनेमिक एसिड, सिनेमिक, एक होता है कॉमेरिक, एसिड, एक होता है सायोसील जिसको क्लोरो कोलिन क्लोराइड कहते हैं, क्लोरोकोलिन क्लोराइड कहते हैं। एक होता है पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड। एक होता है मैलिक हाइड्रोजाइड जो आलू के गोडाउनों के अंदर प्रस्फुटन को रोकता है, स्प्राउटिंग को रोकता है। 6 नंबर MO 1618, इसे जैविक युद्ध में काम में लेते हैं। इन बायोलॉजिकल वॉर फेयर में काम में लेते हैं। ये संश्लेषी वृद्धि संदमक मैंने आपको बताए हैं जो ये लोग पूछते हैं। वैसे तो 2,4-D और 2,4,5-D जो एजेंट ऑरेंज अमेरिका ने डाला था वहां से ये लोग ज्यादा क्वेश्चंस को पूछते हैं। ओके, अब अपन बात करेंगे कि पौधे जो होते हैं वो विशिष्ट ऋतु के अंदर खिलते हैं, यानी कि पुष्प बनते हैं। वो किस पर निर्भर करता है कि आपने कितना प्रकाश दिया और कौन से प्रकार का प्रकाश दिया, कितनी देर तक प्रकाश दिया और कौन से प्रकार का प्रकाश दिया। ओके, ये अपने को सीखना है। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश दीप्त कालिता, यानी कि फोटो पीरियोडिज्म, प्रकाश दीप्त कालिता। अब प्रकाश दीप्त कालिता फोटो पीरियोडिज्म होता क्या है? फोटो पीरियड सूरज के उगने से लेकर सूर्य अस्त तक के समय अंतराल को फोटो पीरियड कहते हैं। दैट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द सनराइज एंड द सनसेट इज कॉल्ड योर फोटो पीरियड। सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक के समय अंतराल को फोटो पीरियड कहते हैं। सबसे पहले गार्नर फर्स्ट बाय गार्नर एंड एलार्ड, सबसे पहले गार्नर व एलार्ड ने बताया था कि प्रकाश दीप्त काल का पुष्पीकरण के ऊपर प्रभाव होता है। उन्होंने कहा था कि लाल प्रकाश देने पर पुष्पीकरण नहीं होता है, कि लाल प्रकाश देने पर पुष्पीकरण होता है। तो वो कौन सा पुष्प है वो अभी अपन लोग पढ़ेंगे। पहले तो एक वर्ड सिखा रहा हूं जो कि आपसे पूछा जाता है।
उसको बोलते हैं एंथेसिस। और एंथेसिस में जो हार्मोन काम में आता है उसको बोलते हैं एंथेसिन हार्मोन। क्या बोलते हैं? एंथेसिन हार्मोन कहते हैं। तो एंथेसिस किसे कहते हैं? तो जब बड यानी कि कली का फ्लावर में, पुष्प में रूपांतरित हो जाती है तो हम उसको एंथेसिस कहते हैं। और एंथेसिस के लिए जो हार्मोन काम में आता है उसे हम लोग एंथेसिन कहते हैं। और एंथेसिस से ही एक वर्ड बना है जिसको हम लोग बोलते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब पुष्पों का अध्ययन। ओके, पुष्पों के अध्ययन को हम लोग जो है एंथोलॉजी कहते हैं। अब आता है हमारे पास में कि प्रकाश दीप्त कालिता के आधार पर कितनी प्रकार के पौधे होते हैं। तो 3 टाइप्स, वैसे तो 5 है बेटा, चलो बता दूंगा, 5 है। 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर on the basis of photoperiodism। ओके, एक कहलाते हैं शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट का मतलब होता है लघु दीप्तकाली पौधे, यानी कि उनको कम समय के लिए लाइट चाहिए। तो लाइट उनको 8 से 10 घंटे की चाहिए। जैसे ये 24 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे, तो ये लाइट वाला पोर्शन हो गया, ये आपका डार्क वाला पोर्शन हो गया। यानी कि 8 से लेकर 10 घंटे की लाइट पुष्पीकरण के लिए इन लोगों को चाहिए। शॉर्ट डे प्लांट जो होते हैं उनको फाइटोक्रोम पिगमेंट होता है, फाइटोक्रोम पिगमेंट की आवश्यकता होती है। आ गया फाइटोक्रोम पिगमेंट। फिर आता है हमारे पास में कि कौन से ऐसे पौधे हैं जो कि SDP है। शुगर केन ले लो, क्राइजेंथीमम ले लो, सोयाबीन ले लो, टोबैको ले लो, ज़ैंथियम ले लो। ये वो पौधे हैं जिनको 8 से 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है तथा साथ में फाइटोक्रोम वर्णक की भी आवश्यकता होती है। कौन कौन हुए? शुगर केन, क्राइजेंथीमम, सोयाबीन, टोबैको एंड ज़ैंथियम। शॉर्ट डे प्लांट जो होते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनको इंफ्रारेड लाइट चाहिए। इंफ्रारेड लाइट फॉर फ्लोरिनेशन, यानी कि पुष्पीकरण के लिए इनको अवरक्त प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ये शॉर्ट डे प्लांट हो गए बेटा आपने। अब आता है हमारे पास में लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट्स आ गया। लॉन्ग डे प्लांट को लाइट यानी कि प्रकाश क्रांतिक मान से ज्यादा, मोर देन क्रिटिकल वैल्यू, यानी कि क्रांतिक मान से ज्यादा की प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अब उसको कैसे शो कर सकते हैं? ये 24 घंटे 6 6 6 6,
इसमें क्या होगा कि ये अंधकार हो गया, यानी कि ये डार्कनेस हो गई, तो बाकी 3 लाइट ज्यादा हो गई, यानी कि यू कैन से 12 से 14 घंटे के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसमें फाइटोक्रोम की आवश्यकता नहीं होती है, नो फाइटोक्रोम। और इनके अंदर रेड लाइट के अंदर फ्लोरिनेशन होता है, रेड लाइट के अंदर फ्लोरिनेशन होता है। बात समझ आ गई? अब इसका एग्जाम्पल मूली, रेडिश, चुकंदर, शुगर बीट, पालक, लेट्यूस, ये इसके उदाहरण हो गए। ओके, अब आता है हमारे पास में डे न्यूट्रल प्लांट, उदासीन, प्रकाश दीप्त काली पादप। डे न्यूट्रल प्लांट, उदासीन, दीप्त काली पादप। नो इफेक्ट ऑफ लाइट इज देयर ऑन द फ्लोरिनेशन। प्रकाश का पुष्पीकरण पर कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए उदासीन कहा गया है। नो इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन फ्लोरिनेशन। आ गया? नो इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन फ्लोरिनेशन में कौन हुआ? एग्जाम्पल, कॉटन, टोमेटो, सनफ्लावर एंड पी, मटर। इनको डे न्यूट्रल प्लांट कहा गया है। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? ऐसा बन जाएगा, 50% लाइट एंड 50% डार्कनेस। हो गया? अब एक होते हैं हमारे पास में लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। समझना, लॉन्ग शॉर्ट, नंबर 2 पे कौन है? शॉर्ट। ये होते तो शॉर्ट डे प्लांट है, लेकिन इनको लंबी अवधि के प्रकाश की आवश्यकता होती है। उल्टे चलेंगे, नंबर 2 है यानी कि शॉर्ट डे प्लांट है। लाइट कैसी चाहिए? लॉन्ग डे की। एग्जाम्पल कौन? ब्रायोफिल्म। सो दिस इज योर ब्रायोफिल्म। हो गया? अब तीसरा, 5वां लो, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स। इसमें भी वही बात है, ये होते तो कैसे हैं? लॉन्ग डे के, लेकिन लाइट कैसी चाहिए? शॉर्ट डे की। एग्जाम्पल कौन हो गया? सीरियल्स। अनाज जितने भी होते हैं वो शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। ओके, तो ये कहानी है हमारी टाइप्स ऑफ प्लांट्स के ऑन द बेसिस ऑफ फोटोपीरियडिज्म। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स होते हैं बेटा, जैसे कि इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, आइसोपेंटाइल, एक यौगिक होता है जो सबसे अधिक साइटोकाइनिन के रूप में जीवाणुओं के अंदर पाया जाता है। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी इतना नहीं जाती है। हमारी एनसीईआरटी तो स्पेशली जो जनरल चीजें होती हैं उनके बारे में बात करती है, उससे संबंधित थोड़ी सी हाईफाई चीज हम आप लोगों को बता देते हैं। और आज का ये जो एपिसोड है उसमें हम यहीं तक ये रखेंगे। तत्पश्चात वी विल टॉक अबाउट हार्मोन्स एंड पिगमेंट्स रिलेटेड विथ फोटोपीरियडिज्म, यानी कि हार्मोन और वर्णक जो पुष्पीकरण से संबंधित होते हैं
उनके बारे में अपन लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि ये वर्णक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, पीआर एंड पीएफआर। इसके बाद में बात करेंगे अपन लोग इट्यूलेशन की, फिर बात करेंगे वर्नलाइजेशन की, फिर बात करेंगे सीड जर्मिनेशन की, और तब जाके हमारा यह चैप्टर पूरा होगा। ओके, तो इसी के साथ में आज का एपिसोड यही समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वी विल फर्दर प्रोसीड। थैंक यू।